हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल की एसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की जो क्लास है वो जो कल हम लोगों ने प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की जो क्लास की थी उसी का यह सेकेंड पार्ट है। तो आप सभी को पता होगा कि कल हम लोगों ने जो है आपका प्रारंभिक शिक्षा का विकास जो है आपका प्रारंभिक शिक्षा का विकास में जो आपका लास्ट चैप्टर है जो परियोजना और कार्यक्रम से संबंधित है उसमें हमने सारे लगभग 15 परियोजनाओं को अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, तो आज जो है हम उन्हीं से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चंस बने हुए हैं एग्जाम में अब तक हम उन्हीं को रिवाइज करेंगे। ठीक है, मैंने आपको कल की वीडियो में ही बताया था कि आप लोग जो है इस क्लास को अच्छे से देखिएगा, उसके बाद फिर इससे संबंधित एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि 10 नंबर से लेके 15 नंबर तक हर एग्जाम में यह जो है आपके क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो आपके क्वेश्चन से फिर मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी, अति लघु भी दिखाऊंगी और लघु उत्तरी भी दिखाऊंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला है आपका, यह क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया है। जिला परियोजना कार्य कार्यालय की स्थापना के उद्देश्य। आपका जो जिला परियोजना कार्यालय है उसकी स्थापना क्यों की गई, उसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था। और एक बात पहले ये समझ लीजिएगा जो सबसे मेन है, देखिएगा इस चैप्टर में जितने भी परियोजना है, जितने भी कार्यक्रम है, वह आपकी शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए आपका होगा, चाहे जिसका भी उद्देश्य पूछेगा उसमें एक दो जो है आपका उद्देश्य कॉमन रहता है। ठीक है, दूसरा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होता है। अभी मैं क्वेश्चन करा लूं, आप लोग खुद एक आंसर से दूसरे आंसर को टैली करिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। जो आपका जिला परियोजना कार्यालय है उसकी स्थापना का क्या उद्देश्य है। तो पहला उद्देश्य है आपका शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पूर्ण करना जिला परियोजना कार्यालय का प्रमुख उद्देश्य है। जो शिक्षा का सार्वभौमिकरण, शिक्षा के सार्वभौमिकरण को समझ रहे होंगे कि सबको जो है शिक्षित करना, चाहे वह किस भी वर्ग के हैं, किसी भी जात के हैं, लड़की है लड़का लड़का है, कोई भी मतलब अंतर्भेद नहीं करना, सबको एक साथ शिक्षा देना, यही आपका सार्वभौमिकरण कहलाता है। तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पूर्ण करना ही जिला परियोजना कार्यालय का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, सेकंड उद्देश्य देखते हैं। बालिकाओं एवं महिलाओं का विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है। सेकंड है आपका जो आपकी मतलब कि अंतर होता है, लिंग अंतर अंतर होता है कि पुरुषों को ज्यादा शिक्षा दी जाती है और बालिकाओं को नहीं। लेकिन आज के टाइम में ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों को साक्षर दर जो है लगभग समान हो गया है। तो यही जो आपका अंतर है कि महिला और पुरुष में जो शिक्षित नहीं है, मतलब कि महिलाएं जो अभी शिक्षित नहीं है उनको भी पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना, यह आपका दूसरा उद्देश्य है। और आपका तीसरा उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष तक आयु वर्ग के बालक एवं बालिकाएं कतिपय कारणों से विद्यालय जाने से वंचित रहे हैं, उनको प्रेरणा प्रदान करके तथा समस्याओं का समाधान करके विद्यालय तक भेजना है। आपके जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, ये बालक है या बालिकाएं हैं, वह किन्हीं कारणों से अगर स्कूल नहीं जा पाई हैं या स्कूल जाने से वह वंचित रहे हैं, उन्हीं को मोटिवेट करके उनकी समस्याओं को हल करके उनको क्या करना है, विद्यालय भेजना है। ठीक है, ये था आपका 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि जिला परियोजना कार्यालय का क्या उद्देश्य था। ठीक है, अब सेकंड आपका देखिए क्वेश्चन आपका 2017 में भी पूछा है, 2016 में भी पूछा है कि प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय एवं अवरोधन का अर्थ। ठीक है, इसमें जो है आपका अपव्यय एवं अवरोधन का अर्थ पूछा है। तो अभी मुझे याद आ गया कि आपका जो मैंने राजन सीरीज कराया था उसका प्रारंभिक शिक्षा का, उसमें जो आपका पार्ट फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, उसमें क्वेश्चन नंबर 15 में
शायद मैंने उसका आंसर आपको गलत बता दिया था। उसमें पूछा था अवरोधन या अपव्यय कुछ करके पूछा था, तो उसमें मैंने आपका आंसर गलत टिक कराया था, तो उसको करेक्शन करके करके आप ऑप्शन स कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अपव्यय और अवरोधन क्या होता है। तो सबसे पहले अपव्यय देखते हैं। अपव्यय से हमारा तात्पर्य है प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही प्राथमिक शिक्षा के किसी स्तर से विद्यालय छोड़ देना आपका अपव्यय कहलाता है। मान लीजिए कोई बच्चा आपका क्लास फोर्थ में एडमिशन लिया, ठीक है, उसके बाद वह क्लास फिफ्थ में गया, फिर किसी कारणवश क्या हुआ, वह स्कूल को छोड़ के चला जाता है। वह अपनी प्रारंभिक शिक्षा तो पूरी नहीं किया। अगर वो 8 तक पढ़ के जाता तो वह अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करता, लेकिन वह 5 क्लास पढ़ने के बाद ही वह बीच में छोड़ के चला जाता है, तो यही आपका अपव्यय कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड है आपका अवरोध। ठीक है, हर्टाग कमेटी के अनुसार अवरोध क्या होता है। तो देखते हैं बच्चों का एक कक्ष में एक से अधिक समय तक रुकना। ठीक है, मतलब बच्चों का एक कक्ष में एक वर्ष से अधिक समय के लिए रुकना भारत में। ठीक है, भारत में एक बड़ी मात्रा में छोटे छोटे अबोध बालक एक ही कक्षा में एक से अधिक वर्ष के लिए रुक जाते हैं। देखिए अपव्यय क्या होता है कि जब बच्चा बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ के चला जाता है, वो आपका अपव्यय कहलाता है। अब अवरोध क्या होता है कि कोई बच्चा मान लीजिए फर्स्ट क्लास में है और वह फर्स्ट क्लास को पास ही नहीं कर पा रहा है। एक बार एग्जाम दिया नहीं पास किया, फिर से वह एक की पढ़ाई पढ़ेगा, फिर एग्जाम हुआ फिर नहीं पास हुआ, तो फिर वह उस एक ही क्लास में पढ़ेगा। तो वही क्या होता है कि एक वर्ष से अगर वह बच्चा उसी कक्षा में अधिक समय के लिए रुक गया तो यही आपका अवरोध कहलाता है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। न्यूनतम अधिगम स्तर की अवधारणा। ये देखिए 2017 में भी पूछा गया है और 2016 में भी पूछा गया है। इसको देखते हैं क्या होता है ये। न्यूनतम अधिगम स्तर तीन शब्दों के योग से बना है। यदि तीनों का अर्थ अलग अलग समझ लिया जाए तो उसका अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। आपका जो न्यूनतम अधिगम स्तर है यह तीन शब्दों के योग से बना है। पहला तो न्यूनतम है, दूसरा अधिगम है और तीसरा स्तर है। अगर हम इन तीनों का अर्थ समझ लेंगे तो हमें जो है क्या होगा, इसका अभिप्राय स्पष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आपका न्यूनतम क्या होता है। ठीक है, न्यूनतम शब्द का अभिप्राय कौशलता के उस अंश से है जो किसी निश्चित कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा निश्चित समय में अर्जित किया जाता है। ठीक है, सेकेंड है आपका अधिगम। अधिगम शब्द का अर्थ है सीखना, अर्थात बालक के व्यवहार से ऐसे परिवर्तन जिससे वह स्वयं को समाज में समायोजित कर सके। ठीक है, स्तर देखते हैं। स्तर शब्द का अभिप्राय है उस स्थिति से जिसमें बालक निश्चित समय में उपलब्धि प्राप्त करना है। अब देखते हैं इसके बाद। उपरोक्त तीनों शब्द की व्याख्या से यह स्पष्ट हो जाता है कि न्यूनतम शैक्षिक अधिगम स्तर क्या है। तो न्यूनतम अधिगम स्तर शिक्षा की गुणवत्ता के लिए इस प्रकार सहायक है। अपव्यय एवं अवरोधन, छात्रों के स्तर में अंतर, शिक्षा का गिरता हुआ स्तर। ये समझ में आया। अब देखिए न्यूनतम अधिगम स्तर मैंने आपको छोटे से मतलब कि एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ तो आपको समझ में आएगा। आपका जो न्यूनतम अधिगम स्तर है यह क्या होता है कि इसमें जो है गवर्नमेंट के द्वारा एक क्राइटेरिया तय कर दिया जाता है कि अगर कोई बच्चा है, मान लीजिए वह क्लास 8 में जो है पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, तो अगर वह 33% ले आता है तो वह क्लास 8 की कक्षा को पास कर लेता है। तो यह जो एक क्राइटेरिया तय की गया है ना, इसी को न्यूनतम अधिगम स्तर बोलते हैं कि कोई बच्चा अगर न्यूनतम नंबर ले आ दे रहा है, इतना उसका होना चाहिए, अगर उसको वह पास कर ले रहा है तो वह क्या है कि आपके क्लास 8 को पास कर लिया। तो यही आपका एक न्यूनतम अधिगम स्तर है, मतलब कि सीखने का एक स्तर जो होता है वही तय कर दिया गया है। ठीक है, न्यूनतम मतलब कम से कम, मतलब कि अगर 35% तो बहुत ही कम है, आप सभी को पता है कि बहुत कम है, लेकिन यह न्यूनतम है। ठीक है,
न्यूनतम है। अगर कोई बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर है, फिर भी अगर वो 33% से ज्यादा नंबर ले आ रहा है, तो वो क्या करता है कि एग्जाम को पास कर लेता है। तो यही जो आपका स्तर, अधिगम का स्तर जो तय किया गया है, इसी को आपका न्यूनतम अधिगम स्तर कहते हैं। ठीक है, आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। ये आपको 2016 में पूछा गया। सेकंड का मतलब होता है शायद पेपर 1 एक बार हुआ था, फिर वह किसी कारणवश रद्द हो गया, तो फिर पेपर 2 दोबारा हुआ है। ठीक है, देखते हैं। केंद्रीय दस्तकारी के बिना संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जा सकती है, इस कथन के आधार पर बुनियादी शिक्षा की समीक्षा। ठीक है, तो देखते हैं फिर से। गांधी जी ने अक्टूबर 1937 में वर्धा सम्मेलन में शिक्षाविदों के समक्ष बुनियादी शिक्षा योजना को प्रस्तुत किया। देखिए, यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है। आपका जो बुनियादी शिक्षा है वह वर्धा सम्मेलन से प्रस्तुत हुआ था और सन 1937 में। ठीक है, गांधी जी ने इस शिक्षा का आधार एक बेसिक क्राफ्ट को रखा। उनका उद्देश्य था कि शिक्षा का कार्य सिर्फ मानसिक प्रशिक्षण देना ही नहीं, वरन उसका आधार हाथ व ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा को प्रारंभ करके उसे मानसिक स्तर पर पहुंचाना है, और साथ ही मानव के हृदय व उसकी आत्मा को उन्नयन करना है। देखिएगा, आपका जो इस मतलब कि वैसे तो लघु का है, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इसमें 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपका जो बुनियादी शिक्षा है वह किसके द्वारा हुआ। पहला तो गांधी जी। कब हुआ? 1937 में वर्धा सम्मेलन के द्वारा। ठीक है, और इसमें दूसरा है कि गांधी जी ने यह भी कहा है कि बच्चों को सिर्फ मानसिक शिक्षा नहीं देना है, यानी मानसिक प्रशिक्षण देना नहीं है कि उनको सिर्फ बुक की नॉलेज दी जाए, मतलब उनको बस बुक पढ़ाया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बुक की नॉलेज दी जाए, बल्कि उनको क्या हो कि उनको हाथ हस्तकला हो गया, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अन्य जो है शिक्षा दी जाए। उससे क्या होता है कि बच्चों का मानसिक स्तर तो पहुंचता है, साथ ही उनके हृदय व उसकी उनकी आत्मा का भी क्या होता है, उन्नति होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, ये आपका 2016 में पूछा हुआ है। विद्यालयों में किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे विद्यार्थियों से सभी धर्मों के प्रति आदर भाव विकसित हो सके। ठीक है, तो देखते हैं। विद्यालय में पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि उनके अंदर यह भाव उत्पन्न हो सके कि सभी धर्मों का आदर एवं सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों को अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए। आपका यह पूछा गया है कि आपके स्कूल में किस प्रकार की शिक्षा दें, ताकि जो स्कूल के बच्चे हैं वह सभी धर्म के लोगों का क्या करें, आदर भाव विकसित हो। ठीक है, तो आपको पता होगा, आप लोगों ने अगर पढ़ाई की हुई है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हो चाहे आप यूपी बोर्ड के हो, तो आपका जो सीबीएसई बोर्ड है वहां पे मोरल साइंस चलता था, और जो आपकी यूपी बोर्ड है या तो फिर जो प्राइमरी के बच्चे पढ़े हुए हैं वहां पे आप एक नैतिक शिक्षा की बुक चलती थी। तो उस बुक को चलाने का एक ही उद्देश्य ये था कि बच्चों के अंदर क्या दी जाए, नैतिक शिक्षा दी जाए, ताकि क्या हो कि उनको मतलब अपने बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, उनके अंदर नैतिकता है, और वह सभी धर्मों का क्या करे, आदर करे और सम्मान करे। ठीक है, और वह सभी धर्मों की अच्छी बातों को ग्रहण कर सके। ये था आपका नैतिक शिक्षा के बारे में। अगला देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 20 सितंबर 1985 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिला समाख्या कार्यक्रम कुछ याद आ रहा है कि नहीं? ये सब मैंने आपको पढ़ाया है, अभी कल ही पढ़ाया है पिछली क्लास में। ये आपका 2017 में पूछा गया है। तो देखते हैं महिला समाख्या कार्यक्रम क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप महिला समाख्या योजना ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की महिलाओं को शिक्षा तथा उन्हें सशक्तिकरण के लिए 1989 में शुरू की गई है। अब देखिए, सबसे पहले एक प्रश्न यहाँ बनता है आपका ऑब्जेक्टिव में कि महिला समाख्या कार्यक्रम कब शुरू किया गया। तो कब शुरू किया? आपका 1989 में शुरू किया गया आपका ये समाख्या, आपका महिला समाख्या कार्यक्रम। तो यह होता क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप जो महिलाएं मतलब गांव से संबंधित हैं,
जो सामाजिक रूप से बहुत पिछड़ी हुई है, आर्थिक यानी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं उनकी अच्छी है और बहुत निम्न जात की है, वह शिक्षित नहीं है, उनको क्या होता है कि उनको शिक्षित किया जाता है और उनको सशक्तिकरण बनाया जाता है इस आपके महिला समाख्या कार्यक्रम के द्वारा। ठीक है, महिला समाख्या कार्यक्रम का उद्देश्य समानता हासिल करने के लिए महिलाओं को शिक्षा हेतु एक ऐसे माहौल का सृजन करना है जिसमें महिलाएं ज्ञान तथा सूचना प्राप्त करें और अपने समाज के विकास में सकारात्मक भूमिका अदा करने के लिए सशक्त बने। इस समय यह कार्यक्रम 10 राज्यों यानी आंध्र प्रदेश में, असम में, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के 126 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। देखिएगा, फिर से आप समझ लीजिए कि आपका जो महिला समाख्या कार्यक्रम है वह 1989 में शुरू किया गया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप ऐसी महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों की हैं और खासकर वह सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, उन्हीं महिलाओं को क्या करना है, शिक्षित करना है और उन्हें सशक्तिकरण बनाना है। ठीक है, तो महिला समाख्या कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है कि अ, जो महिलाएं हैं उनकी शिक्षा हेतु एक ऐसे माहौल को सृजन करना है जिसमें महिलाएं ज्ञान तथा सूचना प्राप्त कर अपने और अपने समाज के विकास में सकारात्मक भूमिका अदा करने के लिए सशक्त बने। यह आपका जो कार्यक्रम है वह 10 राज्यों में चलाया जा रहा है। 10 राज्य कौन से हैं देख लीजिएगा फिर से। आंध्र प्रदेश है, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, आपका यह SCERT का यह फुल फॉर्म है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, SCERT का फुल फॉर्म भी पूछा है और इसके कार्य पूछे हैं, 2017 में पूछा है। देखते हैं, पहला है आपका प्रारंभिक स्तरीय शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन। आपके जो प्रारंभिक स्तर के जो शिक्षक हैं, ठीक है, उनको क्या होता है कि प्रशिक्षण कराना यानी ट्रेनिंग जो है कराने का आयोजन आपका SCERT करता है। ठीक है, सेकंड है आपका प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों, शिक्षक संदर्शिकाओं एवं अन्य उपयोगी साहित्य का विकास। आपका जो ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है, यह जो है आपके प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए सिलेबस, बुक्स और भी शिक्षा से संबंधित जो भी उपयोगी चीजें हैं उनका विकास करता है। ठीक है, अगला है आपका शोध सर्वेक्षण एवं नवाचार कार्यक्रमों का संचालन। आपका जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है यानी SCERT, वह क्या करता है, शोध सर्वेक्षण और नवाचार कार्यक्रमों का संचालन भी करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी NCTE की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो पहले देख लीजिए, NCTE का फुल फॉर्म है आपका राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। तो आपका जो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद है वह 17 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डायट के प्रमुख कार्य, 2020 में यह क्वेश्चन पूछा है। तो पहला देखते हैं, सेवा पूर्व शिक्षकों को प्रशिक्षण देना। देखिए, सेम वही है आपका जो SCERT का उद्देश्य है। तो मैंने आपको कहा कि सभी के उद्देश्य सेम होते हैं, हालांकि अगर जिला लेवल का है तो थोड़ा उसका अदर लेवल होता है। ठीक है, राज्य का है तो कुछ राज्य से संबंधित सभी राज्यों को लेके चलेगा, राष्ट्रीय संबंधित है तो वो जो है, सॉरी, राज्य रहता है तो सभी जिला को लेके चलता है। ठीक है, अगर आपका मान लीजिए कि राष्ट्र संबंधित है तो सब सभी राज्यों के बारे में बात करता है। तो देखते हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के क्या कार्य है। तो सबसे पहला कार्य है आपका सेवा पूर्व शिक्षकों को प्रशिक्षण देना। सेकंड है संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना। तीसरा है आपका सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। और चौथा है आपका ब्लॉक संसाधन केंद्र को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना। ठीक है, अगला है न्याय पंचायत संसाधन केंद्र
को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना। अगला है विद्यालय के प्रधान अध्यापकों के लिए संस्थागत नियोजन और प्रबंधन का कार्यक्रम संचालित करना। ठीक है, अगला है स्थानीय आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षक अधिगम सामग्री विकास, परीक्षण मूल्यांकन आदि के विकास हेतु कार्यशालाओं एवं विचार गोष्ठियों का आयोजन करना। ठीक है, अगला है आपका सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने में सहयोग करना तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। ये है आपका डायट का कार्य। ठीक है, अब हम आते हैं, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के अभिकरण। ये 2020 में पूछा है। तो राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के अभिकरण जो है वह निम्नलिखित है, मतलब जो नेशनल लेवल पे जो आपकी शिक्षा से संबंधित सारे परिषद हैं या संस्थान है उसके बारे में पूछा है। तो सबसे पहले है आपका NCERT। ध्यान से देखिएगा, इसका आपका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। जो आपका सबसे पहला है NCERT, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, अगला है आपका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। अभी इसको हम लोगों ने पढ़ा है NCTE। इसका आपको बताइए कब स्थापना हुई थी? आपके 17 अगस्त 1995। ऐसे आप चीजों को लिंक करके पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। अभी देख लीजिए, फिर से दिखा देखते हैं। दूसरा वाला जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ये देखिए NCTE। तो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, इसकी स्थापना आपका 17 अगस्त 1995 को हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं नीपा। ठीक है, नीपा का फुल फॉर्म है आपका राष्ट्रीय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन संस्थान। अगला है आपका इग्नू, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। ये आपका डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स कराता है। ठीक है, अगला है आपका राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, शैक्षिक उन्नयन में ब्लॉक संसाधन केंद्रों की भूमिका। ठीक है, तो ब्लॉक संसाधन केंद्र BRC बेसिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण तथा कार्यशाला का आयोजन करके शैक्षिक सहायता उपलब्ध कराता है। आपका जो BRC है वह क्या कराता है, यानी जो ब्लॉक संसाधन केंद्र है, यह जो बेसिक शिक्षकों के लिए यानी जो बेसिक के टीचर्स हैं उनका जो है आपका लेबोरेटरी का आयोजन कराता है, ट्रेनिंग्स कराता है और उनको शैक्षिक सहायता उपलब्ध कराता है। और इसका उद्देश्य ये है कि शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर स्कूलों में गुणवत्तापरक शिक्षा को देना है। ठीक है, ये BRC की भूमिका है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं 2016 में पूछा गया है। तो देखते हैं, पहला है आपका पूर्व प्राथमिक शिक्षा की महंगी होना, दूसरा है स्कूलों की अनुपलब्धता, तीसरा है उद्देश्यों की अस्पष्टता और चौथा है दोषपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया। ठीक है, उसके बाद उपयुक्त पाठ्यक्रम, अगला है अप्रशिक्षित एवं स्नेहहीन अध्यापक। ठीक है, अगला है दोषपूर्ण प्रबंध व्यवस्था। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, हंसा मेहता समिति 1962 के प्रमुख सुझाव क्या है? आपका ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, हंसा मेहता समिति का कब गठन हुआ? तो ये आपका 1962 में। तो इसका सुझाव था कि लड़के लड़कियों को शिक्षा समान होनी चाहिए, अर्थात लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। आपका जो हंसा मेहता समिति 1962 है उसको बनाने का प्रमुख उद्देश्य यही था कि आपके जो लड़के और लड़कियों में लिंग का अंतर किया जाता था, जो भेदभाव होता था, उन्हीं को समान में ले आना और यह शिक्षा के द्वारा ही आया जा सकता था। तो इस समिति के द्वारा जो है यह सुझाव दिया गया कि लड़के लड़कियों की शिक्षा समान होनी चाहिए, अर्थात लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आगे जो है हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आपका है NCERT के प्रमुख कार्य, ये आपका 2019 में पूछा गया है। तो देखिए, पहला अनुसंधान और नवाचार, सेम हम लोगों ने SCERT में पढ़ा था। ठीक है, आदर्श पाठ्यक्रम, उसमें भी पाठ्यक्रम और क्या था आपका सिलेबस था और पाठ्य पुस्तक था। तीसरा है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान,
चौथा है अध्यापक शिक्षा, विशेष शिक्षा और विस्तार सेवा विभाग, और पांचवा है आपका विज्ञान की। तो एनसीईआरटी की ये प्रमुख कार्य है। एनसीईआरटी जो होता है वो क्या करता है, सभी राज्यों को यह सब प्रदान करता है। फिर जब आपका एससीईआरटी आ जाएगा यानी स्टेट लेवल का आ जाएगा, तो स्टेट क्या करता है, आपका राज्य क्या करता है कि सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल को वह करता है। फिर जब आपका डायट आ जाता है डिस्ट्रिक्ट, तो वह सभी बीआरसीओ को कंट्रोल में, मतलब बीआरसीओ को देखता है। तो यही चीज है। पहले एनसीईआरटी, फिर एससीईआरटी, फिर आपका ये आता है जिला आता है, फिर डायट आता है, फिर बीआरसी आता है। इस हिसाब से जो है एक दूसरे से सब चैन के द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये 2020 में पूछा गया है। शिक्षक जिला में सॉरी सॉरी शिक्षक शिक्षा में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की क्या भूमिका है। तो देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा निर्धारित रणनीति के अंतर्गत अक्टूबर 1987 में प्रत्येक जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई है। देखिए, दो क्वेश्चन बनता है कि आपका जो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है वह किस शिक्षा नीति के द्वारा स्थापित की गई, तो आपकी 1986 के द्वारा। और कब की गई पूछेगा तब आप आंसर देंगे अक्टूबर 1987। कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछता है किस शिक्षा नीति के द्वारा, तो 1986, और किस समय यह जो है स्थापना की गई, तो आपका अक्टूबर 1987। ठीक। तो जिनका उद्देश्य था शिक्षा का एक समान ढांचा तथा सभी के लिए शिक्षा तथा प्रगति के समान अवसर प्रदान करना था। इसका प्रमुख कार्य है, पहला, सेवा पूर्व प्रशिक्षण देना, सर्व शिक्षा अभियान में सहयोग तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षण करना आदि। तो आप लोग अगर अच्छे से ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो आप लोग देख रहे होंगे कि सभी का आंसर अगर उद्देश्य से पूछा जा रहा है तो सभी का जो है लगभग जो है सभी आंसर टैली कर रहे हैं। तो यही सब मेन की पॉइंट्स होते हैं जो आप अगर ध्यान दे देंगे तो आपको चीजें आसान हो जाएंगी और एग्जाम टाइम में आप अपने शब्दों में इन कीवर्ड्स का यूज करके लिख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये आपका 2016 में पूछा गया है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिशुओं के सर्वांगीण विकास। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। इस स्तर के शिशुओं को यहाँ पढ़ना लिखना और गिनती ही केवल न सिखाकर बल्कि उनका सर्वांगीण विकास हेतु खेल, कहानी, गीत तथा अन्य रोचक क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। आपकी जो पूर्व प्राथमिक परियोजना के अंतर्गत बच्चों का जो शिशुओं का जो सर्वांगीण विकास होता है, उसमें क्या होता है कि बच्चों को पढ़ाया लिखाया तो जाता है, गिनती तो सिखाई ही जाती है, उसके अलावा जो है उनको गतिविधियां भी कराई जाती हैं, यानी खेल के द्वारा, कहानी के द्वारा, गीत के द्वारा, रोचक क्रियाओं के द्वारा उनका सर्वांगीण विकास किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, भारत में निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाइयां, तो सबसे पहले है शासन की कमजोर नीति, दूसरा है राजनीतिक कठिनाइयां, तीसरा है आपका प्राइमरी स्कूलों के प्रबंध तंत्र में एक रूपीय नीति का अभाव। ठीक है, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विकास की विभिन्नता, शिक्षकों का अभाव, अपव्यय व अवरोधन, आंकड़ों में भिन्नता। ठीक है, अगला है प्राथमिक शिक्षा का गुणात्मक स्वरूप, विद्यालयों की आर्थिक स्थिति। ठीक है, अगला है भौगोलिक कठिनाइयां, फिर शिक्षा का निम्न स्तर, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम और अपर्याप्त अनुदान राशि। ये है आपका टोटल जो है इतनी कठिनाइयां आपकी आती हैं शिक्षा से संबंधित। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका 2017 में पूछा गया है। अभिनव बालिका शिक्षा परियोजना के दो मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो पहला उद्देश्य है नामांकन में वृद्धि करना और दूसरा है आपका बालिकाओं को आर्थिक सबलता प्रदान करना। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं ये हल कराया गया है, तो इसलिए मैंने आपको करा दिया है। अब जो है सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने जो कल क्लास आपको कराई है, जो बच्चे नोट्स बनाए हैं उसको ओपन करके बैठ जाएं और टिक करते जाएं कि कितने क्वेश्चंस इस चैप्टर से एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चंस आप अपने से सॉल्व करेंगे क्योंकि मैंने कल लगभग आपका 1 घंटे का क्लास लिया है और अभी भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो अब यह क्वेश्चन आप अपने से बनाएंगे तो आपको ज्यादा जो है इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, बार बार रिवाइज होगा तो चीजें याद हो जाएंगी।
देखिएगा जो एग्जाम में आया हुआ है वही हम देख रहे हैं। 2019-15 में आया है आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का महत्व। ये सब देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आप समझ जाएंगे कि इस मतलब कि आपका जो चैप्टर है इससे कितने सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। जो मैं आपको कह रही हूँ कि 10 नंबर आपको मिल जाएंगे, इसी के बेस पे बोल रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्य तथा इसके प्रमुख कार्य 2019 में पूछा गया है। ईसीसीई के उद्देश्य एवं गतिविधियां लिखिए, 2021 में पूछा गया है। डीपीईपी मान लीजिए है, ये आगे दिया गया है आपका। एसओपीटी के बारे में पूछा है, देख लीजिए, 2015 में पूछा है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड दोबारा योजना संचालित करने के क्या उद्देश्य थे, देख लीजिए, 2016-2017 में। फिर यस ओ पी टी सेम वही क्वेश्चन है आपका, ये 15 में पूछा गया, फिर 2016 में भी पूछा गया। अगला है विद्यालय शिक्षा की तैयारी करना यानी स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम, देखिए 2016 में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना के उद्देश्य लिखिए, 2016 में। संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य है, 2019 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संक्षिप्त परिचय दीजिए, 2019 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से क्या उद्देश्य है, 2021 में। एनसीईआरटी का मुख्य कार्य क्या है, 2021 में। ये आपके थे लघु उत्तरी जो कि 2 नंबर के आते हैं। तो सोचिए, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2021 की बात कर रहे हैं, दो। ठीक है, मान लीजिए दो, दो है आपका, एक ये है 2021। ठीक है, 6 नंबर का आपका यहीं से क्वेश्चन बन गया। आप सोचिए, 6 नंबर का आपका लघु से बन गया। अभी एक बार फिर से देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद देखिएगा। पी मोस्ट, देखिए जो मैंने कल पढ़ाया था। ठीक है, उसके उद्देश्य लिखना है। एसओपीटी कब प्रारंभ हुआ, इसके उद्देश्य लिखना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। नहीं, ये चौथा पूछा गया है कि डीपीईपी परियोजना के कार्य लिखिए। संपूर्ण साक्षरता अभियान की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, 2016 में। संपूर्ण साक्षरता अभियान के उत्तरदायी अभिकरण कौन से हैं, मान लीजिए ये तो नहीं है। देखिए एनपीईजीएल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लिखिए, देखिए 2015-19 में। ठीक है, स्कूल चलो अभियान का वर्णन कीजिए, ये देखिए। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं को समझाइए। बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्य लिखिए। सेवारत अध्यापकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम एसओपीटी के उद्देश्य लिखिए। देख रहे हैं कितनी बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई तथा इसका मुख्य लक्ष्य क्या है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के विद्यालयों को कौन सी सुविधाएं प्रदान की गई हैं, 2016 में। पी मोस्ट का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखिए, जो मैंने आपको कहा था कि फुल फॉर्म पूछता है। 2016 में, 2016 का सेकेंड या 2019 में। प्रथम चरण में डीपीईपी देश के किन राज्यों में लागू किया है, देखिए 7 राज्यों को मैंने बताया था आपको। तो टोटल कितने राज्यों में आपका जो है लागू किया गया है, देखिए यही क्वेश्चन आपका जो है बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें प्रथम चरण में पूछा है, तो मैंने आपको 7 राज्य में बताया था। आप यहाँ 7 राज्य लिख सकते हैं, यह बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि आपका लघु उत्तरी है, या सॉरी अति लघु है। तो इसमें पूछा है किन राज्यों में लागू हुआ, तो आपको 7 राज्यों के नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको ये क्वेश्चन उसी समय आपको मेंशन किया था कि इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। आपका पूछेगा प्रथम चरण में, तो आपका 7 हो गया, इसमें नाम पूछेगा पहले में। और सेकेंड में जो है सिर्फ ये पूछेगा कि कितने का चयन हुआ था, तो सेकेंड में आपका 22 हो जाएगा। और जो आपका थर्ड चरण है इसमें पूछेगा, तो इसमें आपका 32 जो है आपका जनपद हो जाएगा। ठीक है, इसमें राज्य पूछेगा, इसमें जनपद पूछेगा, इसमें 22 जनपद, इसमें 32 जनपद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉप आउट के संदर्भ में डीपीईपी का क्या उद्देश्य था। ठीक है, देख लीजिए, आप खुद आपके सामने ही है। ईसीसीई शब्द संक्षेप को अंग्रेजी में पूरा लिखिए। ईसीसीई का फुल फॉर्म पूछा है, ईसीसीई का फुल फॉर्म 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिएगा, प्रथम चरण में मध्यमान भोजन योजना प्रदेश के कितने जनपद एवं कितने विकास खंडों में लागू की गई, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया हुआ है। अगला देखते हैं, यह सोपीटी किस स्तर के अध्यापक हेतु संचालित की गई है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना मूलतः किन कार्यों से संबंधित है। ठीक है, देख लीजिए,
अगला क्वेश्चन है विद्यालय उन्मुखी कार्यक्रम। ये देखिए, ये इसी को स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम भी कहते हैं, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। अगला है सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की मॉनिटरिंग का क्या प्रावधान है। अगला है बालक में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की उन्नति में मार्ग में कौन सी कठिनाई आती है, ठीक है। अगला है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीतियों के विषय में संक्षेप में लिखिए। ये है सारे आपके क्वेश्चंस। अब देखिए, महिला समाख्या कार्यक्रम क्या है, अपव्यय एवं अवरोधन से आप क्या समझते हैं, हंसा मेहता समिति 1962 के प्रमुख उद्देश्य क्या है, डीपीईपी के 2 अधिकार लिखिए। ये डीपीईपी के अंतर्गत किन जनपदों को चुना गया है, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की विशेषताएं बताइए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत दी जाने वाली सामग्रियों का वर्णन कीजिए। अब एक यहाँ से काउंट करिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। 8 नंबर का आपका क्वेश्चन सिर्फ अति लघु से आया है, यानी 8 नंबर आपका यहीं से दे दिया। आपका 2017 का सिर्फ मैं काउंट किया, अभी 2021 का किया था सिर्फ लघु से, तो वो 6 नंबर का था। तो 10 नंबर तो आपके कहीं जाएंगे ही नहीं, 10 से कम नंबर होगा नहीं, 10 से ज्यादा क्वेश्चन इस आपके चैप्टर से पूछ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का उद्देश्य संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य, एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य, डीपीईपी का प्रारंभ किस योजना के आधार पर किया गया है। अब देखिए, मैंने आपको 6 वहां पे काउंट किया था ना, 6 नंबर आपका 2021 का अभी दिखा देते हैं। अब देखिए, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 6 + 7 13 नंबर। 13 नंबर तो यहाँ से हो गया। अभी अगर हम ऑब्जेक्टिव में काउंट करेंगे तो भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए, 2020 में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखिए, ये 7 नंबर तो आपका अति लघु का हो गया, 2021 देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये अति लघु हो गया, जो कि अति लघु 1 नंबर का होता है। अब देखिए आपका लघु उत्तरी देखिएगा, ठीक है। ये आपका लघु उत्तरी है। लघु उत्तरी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है आपका, 2021 एक, ठीक है, 1 2 3, 3 क्वेश्चन यहाँ से आया, यानी 6 नंबर, 3 दूनी 6 नंबर इसमें हो गया। 7 नंबर आपका ये हो गया अति लघु से, 7 6 13 नंबर। अब क्वेश्चन देखते हैं, 2020 में पूछा गया है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना क्या है। फिर अगला 20 में पूछा गया है स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम क्या है, स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ हुआ, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है, मिड डे मील योजना को स्पष्ट कीजिए। अगला है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर अगला है डीपीईपी परियोजना का प्रमुख कार्य क्या है, 2021 में पूछा गया है। फिर आते हैं राष्ट्रीय बाल बाल श्रम परियोजना क्या है, 2021 में। बीईपी क्या है, देख लीजिए, फुल फॉर्म लिखना है, बेसिक एजुकेशन पॉलिसी। फुल फॉर्म मैंने आप जब पढ़ा रहे थे तभी आपको सभी का अच्छे से 2 बार 3 बार रिपीट करवाया था। मैंने उस समय भी आपको बताया था कि फुल फॉर्म बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला, पी मोस्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, बेसिक शिक्षा परियोजना के अंग कौन कौन से हैं, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख उद्देश्य बताइए। फिर न्यूनतम अधिगम स्तर से क्या तात्पर्य है। आपका 2021 में 13 नंबर का आया हुआ है। अगर हम ऑब्जेक्टिव गिनना काउंट करें तो पता नहीं, और अभी ही देख लीजिए, एक ये है 1 नंबर, और एक आपका ये नंबर 2, यानी अभी तक अगर हम देखें 15 नंबर का क्वेश्चंस जो है आपका इसी चैप्टर से 2021 में पूछा गया है। तो आप हल्के में मत लीजिए, आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करिए, 10 नंबर कहीं नहीं जाएगा आपका, ठीक है। और एक बात और, अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं की तो उसको आप पिछली क्लास करिए, 1 बार करिए, 2 बार करिए, फिर इस चैप्टर को, सॉरी, इस अगर आप वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब हम जल्दी से आपका एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। पहला देखिएगा, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र क्या है, तो शहरी नहीं, नगरी बिल्कुल नहीं, मेट्रो बिल्कुल नहीं, आपका ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित था, ठीक है। स्कूल चलो अभियान अंग है, स्कूल चलो अभियान अंग किसका था, आपका सर्व शिक्षा अभियान का था, ठीक है। अगला है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या था,
आपका प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री, शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना, ये आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ है? ठीक है, तो आपका मिड डे मील जो है उत्तर प्रदेश में यहाँ पे 1995 में जो है 15 अगस्त 1995 में आपके भारत में मिड डे मील योजना जो है शुभारंभ किया गया था। देखिएगा, मैंने आपको शायद आपका जब मैं सीरीज सॉल्व करा रही थी उसमें भी क्वेश्चंस पूछा था उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब शुभारंभ किया गया था, तो मैंने आपको वहां पे सारे ऑप्शंस गलत बता के 1995 और 96 में बताया था, तो वो आंसर ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, देखिए 1995 में अगर पूरा सन आता है तो 1995, डेट पूछता है तो आपका 15 अगस्त। अगला क्वेश्चन है, स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक बच्चों को आकर्षित करने की यह योजना थी? तो किसने ना था? कक्षा 1 से 8 तक। अगला है आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपका कब आरंभ हुआ था? आपका 1987 और 88 में। किस शिक्षा नीति के द्वारा? तो शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो आपका राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा किस वर्ष में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शैक्षिक हेतु विस्तृत अभिविन्यास की कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो कब की गई? आपका 1986 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के देशव्यापी शिशु शिक्षा कार्यक्रम का संचालन कब किया गया? तो कब किया गया? आपका 2 अक्टूबर 1975। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्री विद्यालय कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु किन अभिकरणों द्वारा कार्य किए जाते हैं? तो किनके द्वारा? दोनों, शिशु शिक्षा केंद्र द्वारा भी और आपका आंगनवाड़ी व ईसीई कार्यक्रम के द्वारा। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण साक्षरता अभियान को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया आपका संपूर्ण साक्षरता व साक्षरता पूर्व के कार्यक्रम, सतत शिक्षा के कार्यक्रम, उत्तर साक्षरता का कार्यक्रम? तो यह ऑप्शन तीनों सही है। अगला देखिएगा, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है, तो किससे संबंध है? ये आपका प्राथमिक बालिका शिक्षा से। कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो है सिर्फ स्पेशली गर्ल्स के लिए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया। ठीक है, तो कब किया गया पूछ रहा है, तो हम आप सभी को याद हो गया, आप तो याद हो गया होगा कि 1992 में। तो एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको मंथ का नेम भी दे देगा, तो आपका मार्च 1992 में यशपाल समिति का गठन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग से संबंधित है? तो किस आयु वर्ग से संबंधित है? आपका 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष या तो फिर 1 से कक्षा 8 तक के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत से व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है, यह कथन किसका है? तो आपका यह कथन जो है आपका लॉर्ड मैकाले का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है? तो आपका संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य है, एक पढ़ाए एक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य है। तो बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य है शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना है। मतलब कि किस योजना के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय को न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं जो है प्राप्त कराई जाती है? तो किसके द्वारा? आपके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्यालयी स्तर पर शिशुओं को मांसपेशियों का विकास होता है, तो किसके द्वारा होता है? आपके सृजनात्मक क्रियाकलापों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों को शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आपके 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग के बालिकाओं में साक्षरता की स्थिति बेहतर बनाने के लिए है? तो आपके सभी के लिए है, यानी जो अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है या अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, तो सभी प्रकार की बालिकाओं के लिए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त होता है। तो आपका जो सर्व शिक्षा अभियान है या शिक्षा से संबंधित जितने भी अभियान है, उनके अंतर्गत जितने भी आपको वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, वो आपका राज्य और केंद्र सरकार द्वारा आपका प्रदान किया जाता है। ठीक है। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, आपका जो शिक्षा है वह आपके समवर्ती सूची में आता है, और जो समवर्ती सूची है उसमें क्या होता है कि आपके राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलके जो है उस पे कानून बनाते हैं। ठीक है, किसमें, जो समवर्ती सूची के जो विषय होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था, तो कब रखा था? सन 1937 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न पोषाहार वितरण योजना यानी मिड डे मील योजना कब से आरंभ की गई? तो अभी मैंने आपको ऊपर कराया था आपका 15 अगस्त 1995 से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हार्श की समस्या से आशय है, मतलब हार्श की समस्या से आशय क्या है कि जो बच्चे बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चला जाना। ठीक है, मतलब जो कोई बच्चा जो है वह बीच में ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है, तो उसको हार्श की समस्या कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित की गई? तो आपका जो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना है वह नवी पंचवर्षीय योजना में आपकी संचालित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया? तो आपको कब शुरू किया गया था? वर्ष 2004 से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई, किसमें? केरल राज्य को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है, यहाँ पे क्या पूछा है? नहीं है। तो बच्चों का विद्यालय में ठहराव तथा वृद्धि करना, ये तो है ही। बच्चों को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाना, बिल्कुल है। शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन को कम करना, बिल्कुल है। लेकिन कुपोषण की समस्या को दूर करना, यह आपका मिड डे मील योजना का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? आपका सन 98 में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई। उत्तर प्रदेश में सभी के लिए जो है आपका शिक्षा परियोजना लागू की गई 17 मई 1993 से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई बालक किसी भी अवस्था में जो है प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है, तो उसे कहते हैं हाश। और मैंने यही क्वेश्चन आपका सीरीज में जो है रॉन्ग उसमें टिक करा दिया था। ठीक है। सीरीज में मैंने आपको अवरोध बताया था, जो कि बिल्कुल नहीं है, आपका हाश होगा। जब कोई बच्चा जो है प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है, उसको हाश कहा जाता है। ठीक है। और अवरोध क्या होता है कि अगर कोई बच्चा बार बार फेल होके एक ही कक्षा में रुका हुआ है, तो उसको क्या कहा जाता है? अवरोध कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, कब प्रारंभ किया गया था? आपको 1997 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 33 है, शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन पर अपना सुझाव दिया था। तो शिक्षा में जो है अवरोधन और अपव्यय में जो सुझाव दिया वो हरटांग समिति ने दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? आपके नई दिल्ली में। ठीक है। बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो आपका 1972 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया, तो कब किया गया? सन 1958 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 को किया गया था? तो कौन सा था? आपको याद होगा, आपका जो है पोषाहार वितरण योजना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्कूल चलो अभियान किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने के लिए है? तो मैंने आपको बताया था, अभी ऊपर बताया, कक्षा 1 से 8 तक हो या फिर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, तो दो में से एक ऑप्शन आएगा, तो दोनों सही है। ठीक है। अगला है, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम या विद्यालय शिक्षा की तैयारी या फिर विद्यालय उन्मुखी कार्यक्रम निम्न क्षेत्रों पर
बल दिया गया। तो किस पे दिया गया आपके, देखते हैं। व्यक्तिगत एवं सामाजिक तैयारी बिल्कुल, शैक्षिक तैयारी बिल्कुल, मनोरंजनात्मक, सृजनात्मक तथा शाब्दिक अशाब्दिक भाषा कौशल। तो यह जो है आपका चारों पे दिया गया। अब देखिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जो है वह कब संचालित की गई, अभी इसके ऊपर हम लोगों ने किया था। तो कब की गई थी आपकी नवी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोषाहार वितरण योजना का निम्न विचार से प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो आपका जो पोषाहार वितरण योजना है उसको सबसे ज्यादा जो है इसमें से अगर हम देखें तो जो सबसे पॉजिटिव होगा वही होगा आपका। नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए बिल्कुल, समुदाय को शामिल करने के लिए बिल्कुल नहीं, शिक्षकों को व्यस्त करने के लिए बिल्कुल नहीं, रोजगार बढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं। इसमें आपका मुख्य यही है, तो यही आपका आंसर हो, नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। हार्श एवं अवरोध को रोकने के लिए तथा सम प्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के अधीन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, यानी बच्चे जो बीच में स्कूल छोड़ के चले जा रहे हैं वो हार्श, जो बच्चे एक ही कक्षा में बार बार फेल हो जा रहे हैं वो अवरोध, इन सबको दूर करने के लिए, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं। तो स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, विद्यालय मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील दिया जा रहा है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और ड्रेस दी जा रही है, यानी ये तीनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश के प्रत्येक जनपद में डायट की स्थापना की संस्तुति किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आपके किया गया, तो किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किया गया आपके 1986। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है, तो आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी है, नवोदय विद्यालय भी है और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद भी है। तो आपका यह उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। देखिएगा बीईपी क्या है। ठीक है, देखिए आपका इसमें ऑब्जेक्टिव में भी आया है और अतिलघु में भी आया है। तो बीईपी मतलब बेसिक शिक्षा परियोजना। ठीक है, 45 का जो है आ वाला आंसर सही होगा, यानी बेसिक शिक्षा परियोजना। अगला क्वेश्चन है। मध्यमान भोजन योजना का उद्देश्य है। ठीक है, तो मध्यमान भोजन योजना का क्या उद्देश्य है, बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना बिल्कुल, बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखना बिल्कुल, स्कूल आने के लिए प्रेरित करना बिल्कुल। तो आपका यह सारा ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का मुख्य सुझाव दिया था, तो आपका जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है उसका जो मुख्य सुझाव दिया था वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा आया था। ठीक है, अगला देखते हैं। NPEGEL में किस कक्षा की अपवंचित लड़कियों को अध्ययन करने का प्रावधान है, तो किसको प्रावधान है आपका 1 से 8 तक का, जो आपका NPGL में है तो वो 1 से 8 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। जनसाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं हैं जो वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं, तो कौन है आपका यूनिसेफ है। ठीक है, कौन है यूनिसेफ है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता है, तो आपका जो केंद्रीय सलाहकार बोर्ड है वह सार्जेंट योजना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है, तो आपका जो उच्च शिक्षा संस्थान है या उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान है वह आपका प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना यानी पका हुआ भोजन कब लागू किया गया, तो कब लागू किया गया आपका 1 सितंबर 2004 में। ठीक, यही सेम क्वेश्चन आपका उसमें पूछा गया था, तो मैंने आपको वहां पे 15 अगस्त 1995 बताया था। हालांकि वो भी आंसर सही है, लेकिन अब जब ऑप्शन दिया है तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे 1 सितंबर 2004। ठीक, अगला क्वेश्चन है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई, तो कब प्रारंभ की गई आपके 2004 में। अगला क्वेश्चन है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है, तो क्या विशेषता है आपके, शिक्षा में सबसे भागीदारी, शिक्षा में बराबरी पर पहल, नए शैक्षिक प्रयोग। आपका ये तीनों ऑप्शन सही है। अगला है। अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है, तो अध्यापक शिक्षा हेतु आपका नियामक संस्था है NCTE। ठीक, अगला क्वेश्चन है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किसकी वित्तीय सहायता से संचालित किया गया,
तो किसकी वित्तीय सहायता से संचालित किया गया? आपके विश्व बैंक से, ठीक है। तो आज ये क्लास अब यहीं पे एंड है। मैंने आपको कल की जो क्लास कराई थी उसको बहुत अच्छे से डिटेल में लिया था और अच्छे से पढ़ाया था। देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम आने वाला है तो आपको टाइम का मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। तो मैंने आपका टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट किया है पिछली क्लास में। अगर आप 1 घंटे की क्लास ले रहे हैं अच्छे से तो आपको वहां से 10 से 15 नंबर आपको मिल जाएंगे। कल का जो था वो सारा आपका थियरी था और उससे संबंधित जितने एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं वही मैंने आज आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, कुछ आप अपने से देखिए और सॉल्व करिए। तो यही आपका मुख्य उद्देश्य था कि आपको एक या दो क्लास में आपको 10 से 15 नंबर मिल जाए। तो चलिए क्लास को यहीं एंड करते हैं। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, जो भी सीरीज चल रही है। जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े सीरीज को बार बार रिवाइज करें, बार बार हो सके तो 3-4 बार रिवाइज करें, चीजें याद हो जाएंगी। हालांकि अब कहा जाता है कि बच्चों को रटन विद्या नहीं देनी चाहिए, लेकिन क्या किया जा सकता है? 20 दिन में तो आपको कुछ अच्छे से पढ़ा के समझा के तो नहीं किया जा सकता। अगर पास होना है तो आपको तो रटना ही पड़ेगा। वह उन बच्चों के लिए बात हो रही है जो 20 दिन में पास होना चाहते हैं, वो जो बिल्कुल नहीं पढ़ पाए हैं। तो आप सीरीज को 2-3 बार वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर आप अपनी सीरीज में 2-3 बार पढ़िए। गारंटी के साथ बोल रहे हैं सब चीज क्लियर हो जाएगा और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे विदाउट एनी बैक। लेकिन हालांकि आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए फिर क्लास को यहीं एंड करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन इसमें गलत करा दिया तो कोई बच्ची है उसने फटाक से उसका आंसर जो है मुझे बताया, तो इससे पता चल रहा है कि हाँ कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर आप पढ़ ही नहीं रहे हैं तो उसको आंसर कहाँ से बताएंगे, कमियां कहाँ से बताएंगे? तो ये चीजें अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो आप जो है कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए।